हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफ्रेंस की बात कर लेंगे। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस कि ये यहाँ पर भी होगा, इस सेक्शन में भी, इस चैप्टर में भी यूज़ होगा, साउंड वेव्स में भी यूज़ होगा, और आपके 12th वाले पोर्शन में जो वेव ऑप्टिक्स हैं वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न में यूज़ होगा। ओके, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इन आने वाले एक दो सेशंस में, इस सेशन में और फिर प्रॉब्लम्स एक दो सेशंस में कर लेंगे। तो इसमें साउंड वाला पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे एक साइड से एक वेव आ रही है, सपोज ये एक वेव आ रही है, और यहां से कोई और एक वेव आ रही है, दिस इज मूविंग दिस वे, ये यहां से मूव कर रही है। अब यहां पर मैंने सिचुएशन कंसिडर किया है जहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई एक सोर्स है, यहां पर कोई दूसरा सोर्स है, S1 एंड S2। तो इस पॉइंट पे यहां से भी वेव आ रही है और यहां से भी वेव आ रही है, तो वहां पर वो दो वेव्स मिल रही है। बस यहां पर समझाने के लिए मैंने स्ट्रिंग पे दो अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर किए, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब ये वाली वेव जो है ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है, लेट्स सपोज बाय y1, और ये वाली वेव जो है वो डिस्प्लेस कर रही है बाय y2। ओके, सो एक वेव डिस्प्लेस कर रही है बाय y1 और दूसरी वेव जो है वो डिस्प्लेस कर रही है बाय y2। व्हाट विल बी द रिजल्ट जब ये ओवरलैप कर लेंगे? ओके, जब ये ओवरलैप कर लेंगे, कुछ देर के बाद ये दो वेव्स जो हैं दे विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर। ये वाली डिस्प्लेस कर रही है बाय y1, ये वाली डिस्प्लेस कर रही है बाय y2। कुछ देर के बाद अब ये देयर विल बी समथिंग लाइक दिस, अब ये ओवरलैप कर रही है। ओके, अब ये ओवरलैप कर रही है। कुछ देर के बाद ये पूरा ओवरलैप कर लेंगे। ओके, पूरा ओवरलैप कर लेंगे। तो जब ये पूरा ओवरलैप कर लेंगे तब क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? ओके, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? इसने y1 से ऊपर लिया है, इसने y2 से ऊपर लिया, तो टोटल जो ऊपर जाएगा दैट विल बी y1 प्लस y2। ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर ले रहा है, ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर ले रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर ले रहा है, ये 2 सेंटीमीटर से ऊपर ले रहा है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर, सेम डायरेक्शन में है। तो एक वेव, पहली वाली वेव जो है दैट वाज लाइक दिस, दूसरी वाली वेव जो है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, दूसरी वाली वेव इज लाइक दिस। तो रिजल्टेंट वेव जो होगी, रिजल्टेंट वेव जो होगी दैट विल बी लाइक दिस। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल y1 प्लस y2। फिर अगर इनमें से कोई नीचे की तरफ होगा तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, दोनों नीचे की तरफ होंगे तो दोनों माइनस साइन के साथ आएंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर कि ये दो क्रस्ट्स जो हैं, दो क्रस्ट्स यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। रिजल्ट इज अ बिगर क्रस्ट। ओके, रिजल्ट इज अ बिगर क्रस्ट। बिगर क्रस्ट का मतलब होगा एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हुआ है, एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हुआ है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब होगा इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। लास्ट सेशन में आपने देखा है कि इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या डेंसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो यहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, जहां पर अब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वी कॉल दिस इंटरफ्रेंस। ओके, दिस इज इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स जो मिक्स अप हो रही है, और यहां पर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सो ये जो चीज है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, इज व्हाट वी कॉल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। This is superposition principle. Resultant displacement is sum of individual displacements. अब ये सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हुआ, एक वेव इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, दूसरी वेव इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, सो एक वेव यहां डिस्प्लेसमेंट दे रही है, दूसरी वेव यहां डिस्प्लेसमेंट दे रही है, उस केस में ये वेक्टर एडिशन बन जाएगा। ओके, उस केस में वेक्टर एडिशन होगा। लेकिन यहां पर काइंड ऑफ वन डिमेंशनल केस है तो वेक्टर साइंस की जरूरत नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, प्लस साइंस और माइनस साइंस से काम चल जाएगा। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जहां पर दो क्रस्ट्स मिल रहे हैं और रिजल्ट इज अ बिगर क्रस्ट, और रिजल्ट इज अ बिगर क्रस्ट। देन
अगर ये सिचुएशन होती कि आपके पास दो ट्रफ्स होते, रिजल्ट जब होता, रिजल्ट फिर से वही होता, ये दो वेव्स, रिजल्टेंट वेव जो होती, अब यहां पर दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है तो रिजल्ट वुड हैव बीन -y1 -y2, ओके, -y1 -y2। सो नेगेटिव डायरेक्शन में फिर से आप देख रहे हैं कि दो ट्रफ्स ओवरलैप कर रहे हैं, रिजल्ट इज अ बिगर ट्रफ, रिजल्ट इज अ बिगर ट्रफ। तो ये बिगर ट्रफ जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई है। जैसे कि मैंने कहा इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, we'll call this constructive interference, okay, constructive interference। फिर जाके अगर ऐसा होता कि ये एक पल्स है या वेव है और दूसरी यहां पर है, ये ऊपर ले रहा है बाय y1, ये नीचे ले रहा है बाय y2, यानी कि ये y2 जो होगा नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होती जब ये ओवरलैप कर लेंगे, ये तो y1 वाला है, ये y2 वाला है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर ले रहा है, ये 2 सेंटीमीटर नीचे ले रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, रिजल्ट वुड बी 5 - 2 इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, तो रिजल्ट वुड हैव बीन लाइक दिस। और यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू y1 - y2, y2 नेगेटिव है। अब जब हम वेव्स के साथ डील कर लेंगे तो वहां पर हम सिंपली लिखेंगे y1 + y2, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि y जो है दैट इज a साइन ऑफ k ओमेगा t माइनस kx, तो वहां पर साइन वाली टर्म जो है दिस विल टेक केयर ऑफ प्लस साइन एंड माइनस साइन, क्योंकि साइन कभी पॉजिटिव भी होता है कभी नेगेटिव भी होता है, कभी +1 भी है कभी -1 भी है, तो प्लस और माइनस साइन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द साइन। तो वहां पर हम सिंपल एडिशन y1 + y2 लिखेंगे, फिर साइन कभी नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन खुद ब खुद आएगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन खुद ब खुद आएगा। सो हमें उस पे वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे ही साम लेंगे। अब यहां पर देखें कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, ओके, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज हुआ है तो इंटेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। वी कॉल दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर जाके अगर ऐसा हुआ कि आपके पास एक वेव है और दूसरी वेव है एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड के, दिस इज y1 या सिंपली y और द अदर वन इज ऑल्सो y, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ये ओवरलैप कर लेंगे रिजल्ट विल बी नथिंग, जीरो, रिजल्ट विल बी नथिंग, जीरो। जीरो होगा तो एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर, एम्पलीट्यूड जीरो है तो इंटेंसिटी भी जीरो के बराबर होगी, इंटेंसिटी भी जीरो के बराबर होगी। अब इंटेंसिटी जीरो के बराबर होगी तो अगर ये दो लाइट वेव्स हैं, दो लाइट वेव्स ओवरलैप कर रही है तो इंटेंसिटी जीरो बन रही है, दैट मींस लाइट प्लस लाइट गिव्स यू डार्कनेस, ओके, लाइट प्लस लाइट गिव्स यू डार्कनेस। और अगर ये साउंड वेव्स हैं तो ये साउंड वेव, ये साउंड वेव, तो साउंड प्लस साउंड गिव्स यू साइलेंस। साउंड्स अमेजिंग, इज इट? साउंड्स अमेजिंग। इनमें कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब वी डू हेयर दिस थिंग, साउंड प्लस साउंड गिव्स यू साइलेंस, लाइट प्लस लाइट गिव्स यू डार्कनेस। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमारे पास वो कंडीशंस मीट आउट नहीं होती है, इसलिए वी डोंट सी इट इन आवर डे टू डे लाइफ। बट वी डोंट सी इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट डजंट मीन कि इट डजंट एग्जिस्ट, इट डज एग्जिस्ट अगर प्रॉपर कंडीशंस फॉलो होंगी, अगर प्रॉपर कंडीशंस फॉलो होंगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ अब हम इंटरफेरेंस पे आते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मेरे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, S1 और S2। कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं, कोहेरेंट सोर्सेज, इनकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो सोर्सेज हैं, फिर वो साउंड के सोर्सेज हो, लाइट के सोर्सेज हो, या कुछ भी वेव्स के सोर्सेज हो, कोहेरेंट सोर्सेज। पहली बात कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। आगे अगर मीडियम भी सेम होगा तो स्पीड भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, ओके, दैट इज व्हाट विल नॉर्मली कंसीडर कि आगे मीडियम जो है वो सेम है।
दो लाइट सोर्सेज हैं, इस कमरे में दो बल्ब्स लगे हुए हैं, तो बीच में मीडियम एयर सेम है दोनों के लिए। सन से लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम है दोनों के लिए, जो भी जितने भी सोर्सेज होंगे, जितने भी स्टार से लाइट आ रही है, तो मीडियम जो है वो आगे सेम है। मीडियम सेम होने की वजह से क्या होगा, स्पीड सेम रहेगी, और स्पीड सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। और इनके बीच में फेज डिफरेंस जो होगा, फाई से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, इनके बीच में फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, जब ये यहां से लाइट वेव देगा और ये यहां से वेव देगा, उस टाइम पे, इमिट करने के टाइम पे क्या फेज डिफरेंस दो के बीच में होगा, दैट फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम, इट डजंट चेंज विद टाइम, इट डजंट चेंज विद टाइम। प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में दिस इज आवर लिमिटेशन। हमारे पास नॉर्मली ऐसे सोर्सेज नहीं होते हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी परफेक्टली सेम हो, और उससे भी ज्यादा मसला यह होता है कि कोई भी दो सोर्सेज हमारे पास प्रैक्टिकली इन आवर डे टू डे लाइफ ऐसे नहीं होंगे जो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो इन कोहेरेंट सोर्सेज को लैब में पहले बनाना पड़ता है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज आपके पास फिर होंगे। ओके, सो प्रैक्टिकली जो है डे टू डे लाइफ में ये चीज नॉर्मली अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए वी डोंट सी दीज इफेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, लेकिन लैब में वी कैन परफॉर्म देम। ओके, वी कैन हैव दीज थिंग्स। सो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की दो प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा, ओके, इनिशियल फेज डिफरेंस, ओके, इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम, कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम। चलिए, मैं यहां से भी वेव आ रही है, यहां से भी वेव आ रही है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, पार्टिकल पी को। ये पार्टिकल पी जो है वहां पर दो वेव्स आ रही है, S1 से वेव आ रही है, S1 से वेव आ रही है, ट्रेवलिंग ए लेंथ ऑफ x1, p की डिस्टेंस फ्रॉम S1 इज x1, सो वेव पाथ लेंथ जो है वो x1 के बराबर है, पाथ लेंथ। और दूसरा जो सोर्स आपके पास है वहां से भी वेव आ रही है, और ये इसकी पाथ लेंथ जो है x2 के बराबर है। तो अगर आपने पार्टिकल को फिक्स किया तो x1 और x2 फिक्स होंगे। कोई डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, वहां पर x1 और x2 के डिफरेंट वैल्यूज होंगे। कोई डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, यहां पर x1 और x2 के डिफरेंट वैल्यूज होंगे। फिलहाल हमने p को फिक्स कर दिया, पॉइंट को फिक्स कर दिया, पार्टिकल को फिक्स कर दिया। यहां से जो वेव आ रही है, लेट्स कॉल दैट y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस सम इनिशियल फेज y1। ओके, इनिशियल फेज y1, इनिशियल फेज y1 या फेज कांस्टेंट y1। यहां से दूसरे सोर्स से जो आ रही है लाइट या कोई भी वेव, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस phi2, इनिशियल फेज कांस्टेंट phi2 या इनिशियल फेज phi2। ओमेगा और ओमेगा नोट कर लें, दोनों का सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, हम कोहेरेंट सोर्सेज कंसीडर कर रहे हैं। के और के दोनों का सेम है क्योंकि वेव लेंथ सेम है, मीडियम सेम है, स्पीड सेम होगी और वेव लेंथ भी सेम होगी। तो एंगुलर वेव नंबर जो है के विच इज 2 पाई बाई लैम्डा वो भी सेम होगा। इसके लिए x1 होगा और इसके लिए x2 होगा। ओके, टाइम तो फिक्स्ड है, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, t और t दोनों के लिए सेम रहेगा। नाउ ये इंडिविजुअल वेव्स हैं। अब रिजल्टेंट वेव जो होगी वो किसके बराबर होगी? रिजल्टेंट वेव हमें पता है y is simply y1 plus y2, y1 plus y2, which is a1 sine of omega t minus kx1 plus phi1 plus a2 sine of omega t minus kx2 plus phi2 plus phi2। अब यू में से कि हमें कैसे पता चलेगा कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब एडिशन करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि दो क्रस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, दो ट्रफ्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ ओवरलैप कर रहा है? साइन टर्म्स जो है दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कभी साइन पॉजिटिव होगा तो यहां पर भी पॉजिटिव आएगा, यहां पर कहीं साइन नेगेटिव होगा तो यहां पर भी नेगेटिव साइन आएगा। विद टाइम चेंज होगा ना ये सब, और ये भी विद टाइम चेंज होगा। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो प्लस और माइनस साइन विल टेक केयर ऑफ द अलजेब्रिक एडिशन। तो हम तो सिंपल प्लस लिखेंगे, फिर अगर ये माइनस आएगा तो यहां पर खुद ब खुद माइनस आ जाएगा। ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन के रिजल्टेंट वेव जो होगी उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। आई एम इंटरेस्टेड इन के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। यहां पर जो रिजल्टेंट वेव अब होगी इन दो के इंटरफ्रेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा,
और फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहां पर नोट कर लें कि हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर किया है। वेव में जब आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी होती है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसकी होती है। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो हम फेजर डायग्राम से ड्रॉ कर लेंगे। एक की वेव लेंथ, एक की लेंथ जो है वो a1 के बराबर है, एम्पलीट्यूड a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 के बराबर है, और इन दो फेजर्स के बीच में क्या एंगल होगा, दैट इज इनके बीच में फेज डिफरेंस, इन एंगल्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, इन एंगल्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा। ऑसिलेशन से याद करें, ऑसिलेशन से याद करें, ये एक फेजर होता है, ये दूसरा फेजर होता है, ये सारा एंगल जो होगा वो इसका यहां पर होगा। ये अगर a1 है, ये a2 है, ये सारा एंगल जो यहां पर है ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, वो यहां पर होता है। फेजर डायग्राम्स याद करें, याद नहीं है तो ऑसिलेशन वाले लेक्चर्स सुन ले पहले। तो ये वाला एंगल होगा, फिर ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव टू, ये दूसरे वाले फेजर का ये सारा एंगल होगा। तो उनका सब्ट्रैक्शन ही ये एंगल, बीच वाला एंगल बन जाएगा। तो यहां पर हम बीच वाला एंगल ही ले रहे हैं, बीच वाला एंगल ही ले रहे हैं। तो वो बीच वाला एंगल जो है वो मैं फाई से रिप्रेजेंट कर लूंगा, विच इज फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन कब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, व्हेन द टू वेव्स रीच पी, नॉट द इनिशियल फेज डिफरेंस। यहां पर मैंने कहा था कि ये इनिशियल फेज डिफरेंस है, लेट मी यूज फाइव प्राइम फॉर दिस, इनिशियल फेज डिफरेंस। ओके, इनिशियल फेज डिफरेंस। और ये वाला फेज डिफरेंस जो अब हम बात करें, दैट इज फेज डिफरेंस एट पॉइंट पी। ओके, दैट इज फेज डिफरेंस एट पॉइंट पी, और वो किसके बराबर होगा, इन दो का सब्ट्रैक्शन, इन दो का सब्ट्रैक्शन। ओमेगा टी विल कैंसिल आउट सब्ट्रैक्शन में, के x2 माइनस के x1। ओके, एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा, जो भी आप सब्ट्रैक्शन करना चाहें, और फिर फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन। तो यहां पर बन जाएगा फाइव किसके बराबर होगा, ले लेते हैं पहले वाले का, ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव टू, माइनस दूसरे का ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव वन, प्लस फाइव वन। सो ओमेगा टी विल कैंसिल आउट, तो k टाइम्स x2 नेगेटिव टाइम्स ये प्लस टाइम्स, सो ये बन जाएगा k टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन। अब नोट कर लें, x1 माइनस x2 जो है, x1 माइनस x2 जो है, x1 पहली वेव के लिए पाथ लेंथ है, x2 दूसरी वेव के लिए पाथ लेंथ है। तो x1 माइनस x2 जो होगा वो इन दो पाथ लेंथ्स के बीच में डिफरेंस होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस, दो वेव्स के बीच में पाथ लेंथ डिफरेंस। पाथ लेंथ क्या है, सिंपली वेव ने कितनी लेंथ ट्रेवल की है। S1 से जो वेव आ रही है वो यहां से लेके यहां तक लेंथ ट्रेवल कर रही है, सो दिस इज पाथ लेंथ फॉर वेव कमिंग फ्रॉम S1। दिस इज पाथ लेंथ, जो डिस्टेंसेस ने ट्रेवल की है, पाथ लेंथ फॉर वेव कमिंग फ्रॉम S2। इन दो पाथ लेंथ्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, दैट इज सिंपली x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। तो पाथ लेंथ डिफरेंस, दिस इज पाथ लेंथ डिफरेंस। ओके, पाथ लेंथ डिफरेंस। और फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव टू माइनस फाइव वन जो है दैट इज इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज, इनिशियली x1 और x2 भी सेम होंगे ना, वो जीरो के बराबर होंगे। यहां पर x1 जीरो के बराबर, यहां पर x2 जीरो के बराबर, तो ओमेगा टी प्लस फाइव वन बच जाएगा और ओमेगा टी प्लस फाइव टू बच जाएगा। ओमेगा टी भी सेम है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस विल बी सिंपली फाइव टू माइनस फाइव वन। सो इनिशियल फेज डिफरेंस जो है, दिस इज इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस फाइव टू माइनस फाइव वन, जो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, जो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी कांस्टेंट फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। और यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, यूजुअली दिस इज इक्वल टू जीरो। यूजुअली इनिशियल फेज जो है दोनों का सेम लिया जाता है, यूजुअली मोर देन 99.999% ऑफ केसेस ऐसे ही आएंगे जहां पर इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ओके, इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा।
तो फाई फेज डिफरेंस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होगी, यहीं से हमें पता चलेगा कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। फाई इज इक्वल टू के, उसके बदले में मैं लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 pi by lambda x1 minus x2, I'll write delta x for that, which is path difference between the two, path length difference between the two, plus phi 2 minus phi 1, I'll write delta phi for that, which is initial phase difference. Initial phase difference जो है वो usually 0 के बराबर लिया जाता है, okay, usually 0 के बराबर होता है, okay. Remember lambda is the wavelength, lambda is the wavelength. अच्छा, जो हमने कोहेरेंट सोर्सेज में ये तो कहा कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो कहा ये कांस्टेंट होना चाहिए। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हमने सेम लिया, फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो वेवलेंथ भी सेम है, तो फॉर ए गिवन पॉइंट, ये जो पॉइंट पी हमने कंसिडर किया, फॉर ए गिवन पॉइंट x1 इज फिक्स्ड, ये लेंथ जो भी है गिवन, दूसरा पॉइंट कोई लेंगे उसके लिए डिफरेंट x1 होगा, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x1 फिक्स्ड है, x2 फिक्स्ड है, x1 और x2 अगर फिक्स्ड है तो डेल्टा x भी फिक्स्ड हुआ, x1 माइनस x2, डेल्टा x भी फिक्स्ड हुआ, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, जो यूजुअली 0 के बराबर लिया जाता है। तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस फॉर ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, due to from between the two waves from the coherent sources will be constant, okay, will be constant. अब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को सेम नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं रहेगी तो लैम्डा भी सेम नहीं रहेगा, लैम्डा अगर सेम नहीं रहा तो फाई भी सेम नहीं रहेगा, तो सेम पॉइंट पे क्या होगा, सेम पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो चेंज होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज है, तब एट ए गिवन पॉइंट फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट, जो भी फेज डिफरेंस रहेगा एट दिस पॉइंट, एक तो है कि इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, वो तो है ही, लेकिन इस पॉइंट पे जो भी अब फेज डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। इस पॉइंट पे जो भी फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। इस पॉइंट पे जो भी फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट विद टाइम। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में, जो हम थोड़ी देर में देख लेंगे, ओके, जो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ओके, ये तो हुआ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू जो फाई है। अब एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, उसके लिए वेक्टर सम, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ये है, रिजल्टेंट ए, और ए पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है अंडर रूट ऑफ a1 squared plus a2 squared plus twice a1 a2 cos of phi, where phi is phase difference between the two, या फिर I'll write a square is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of phi, okay, cos of phi. A square is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of phi. अब नोट कर लें, A1 एम्पलीट्यूड ऑफ A1 एट ए गिवन पॉइंट कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ A2 कांस्टेंट, A1 A2 कांस्टेंट, फाई जो होगा विच इज फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट सम पॉइंट, नॉट इनिशियल फेज डिफरेंस, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू वेव्स, दैट विल डिसाइड कि वहां पर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि फाई जो होगा ये डिसाइड कर लेगा कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। रिमेंबर हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कब होगा, जब फाई अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू होगा, वो हम अभी देख लेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहां पर होगा, जहां पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना चाहिए, ये कैसे डिक्रीज होगा, ये सब तो फिक्स्ड है, फाई विल डिसाइड कि ये कब डिक्रीज होगा, ये कब इंक्रीज होगा। तो फाई विल डिसाइड कि एम्पलीट्यूड कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, तो फाई विल डिसाइड कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। सो फाई इज इंपॉर्टेंट, फाई इज इंपॉर्टेंट, फाई इज इंपॉर्टेंट, ओके, फाई इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ फाई। अब जरा याद कर लें, पिछले सेशन में हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ओके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
या फिर इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सम कांस्टेंट के टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई, इससे हम इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इक्वेशन आपके पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव। अब नोट कर लें, इसका मैं क्या कर लूंगा, थोड़ी सी मैथमेटिकल मसाजिंग। के से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब यहां पर खास ध्यान दे, खास ध्यान दे, के से मुझे मल्टीप्लाई करना है, के से मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं के को रूट के अंदर ले रहा हूं। ओके, रूट के अंदर ले रहा हूं। के अगर रूट के अंदर आप लेंगे तो एज के स्क्वायर लेना पड़ेगा, के स्क्वायर लेना पड़ेगा। मैं यहां पर ए के लिख रहा हूं, यहां पर ए के लिख रहा हूं, तो के इंटू के इज के स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो खाली के बच जाएगा। ओके, फिर a1 और a2, a1 और a2 को भी मैं रूट के अंदर ले रहा हूं, तो इनका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। a1 को रूट के अंदर लेंगे तो a1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a2 को रूट के अंदर लेंगे तो a2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम a1 स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूंगा a2 स्क्वायर। कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव। ओके, नाउ इंटेंसिटी इज इक्वल के टाइम्स ए स्क्वायर, ये आई है। ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो आई इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू A1 is amplitude of wave 1, तो K A1 square is intensity of wave 1, intensity of wave 1, I1. K A2, A2 square, A2 is amplitude of the second wave, तो K A2 is square is intensity of the second wave, so plus I2 plus twice under root of K A1 square is again I1, K A2 square is again I2 into cos of phi. This is the resultant intensity. This is the resultant intensity. नॉर्मली हम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बात करते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके बराबर है? इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 into cos of phi, where phi is the phase difference between the two. Okay, phi is the phase difference between the two. और amplitude जो था वो किसके बराबर है? a, खाली a मैं लिख रहा हूं, a स्क्वायर नहीं, खाली a, that is under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of phi, cos of phi. वेव 1 की इंटेंसिटी कांस्टेंट, वेव 2 की इंटेंसिटी कांस्टेंट। फाई विल डिसाइड कि कहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, कहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। फाई विल डिसाइड कि कहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, कहां पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। फाई विल डिसाइड कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, फाई ये सब कुछ जो है फाई डिसाइड कर लेगा। और अगर हम इनिशियल फेज डिफरेंस को जीरो लेंगे, सो इफ डेल्टा फाई इज जीरो, तब फाई जो है, फाई कहां पर हमने लिखा था यहां पर, तब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, फाई इज इक्वल 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स याद रखें कि है क्या? डेल्टा एक्स इज पाथ लेंथ डिफरेंस, जो दो वेव्स की पाथ लेंथ होगी उनके बीच में डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस, या कभी कभी सिंपली पाथ डिफरेंस कहते हैं। और फाई जो है दैट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस भी कुछ है तो प्लस वो डेल्टा फाई करना पड़ेगा, प्लस डेल्टा फाई करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बीच वाले स्टेट्स भी होंगे जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं पर होगा, मैक्सिमम और जीरो के बीच में, लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ए का मैक्सिमम होना ही मतलब है कि इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। और ऐसा कब होगा, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी?
ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहां पर ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ओनली फाइव विल डिसाइड कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और ए मैक्सिमम होगा। जब cos ऑफ फाइव मैक्सिमम होगा तभी जाके ए और आई मैक्सिमम होगा। cos ऑफ फाइव जब मैक्सिमम, नॉट फाइव, cos ऑफ फाइव जब मैक्सिमम होगा। cos ऑफ फाइव का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। cos थीटा का मैक्सिमम +1 और -1 के बीच में वैरी करता है ना, तो +1 इज द मैक्सिमम वन, +1 इज द मैक्सिमम वन। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए cos ऑफ फाइव जो है वो +1 के बराबर होना चाहिए। cos ऑफ फाइव जो वो +1 के बराबर होना चाहिए। कब होता है ये +1? यहां पर होता है +1, यहां पर होता है, यहां से -1 होता है। तो यहां पर एंगल क्या है? वहां पर एंगल 0 के बराबर है। फिर जाके रोटेशन के बाद वो 2 पाई बन जाएगा। फिर जाके दूसरी रोटेशन के बाद वो 4 पाई बन जाएगा। फिर जाके तीसरी रोटेशन के बाद वो 6 पाई बन जाएगा। फिर जाके 8 पाई बन जाएगा। फिर जाके 10 पाई, फिर जाके 12 पाई एंड सो ऑन। तो फाई का वैल्यू अगर 0 है, फेज डिफरेंस अगर 0 है, तो cos ऑफ फाइव +1 होगा। फाई अगर 2 पाए, फेज डिफरेंस 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, तो cos ऑफ फाइव +1 होगा। cos ऑफ फाइव +1 यानी कि मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। यहां पर नोट कर लें, फाई जो है इजंट दैट इन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 इंटू पाई आप लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई लिख, 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर, 8 इज एन इवन नंबर। तो शॉर्ट में ऑल राइट, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। So phi is equal to n pi, n is 0, 1, 2, जब n 0 होगा तो सारा 0 बन जाएगा। जब n 1 के बराबर होगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 पाई बन जाएगा। जब n 2 होगा तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 पाई बन जाएगा। जब n 3 के बराबर होगा 2 इंटू 3 इज 6, 6 पाई बन जाएगा। सो जब फाई जो होगा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तब जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, जब जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। या फिर हम इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ डिफरेंस भी कह सकते हैं। दो तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के, इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ डिफरेंस। पाथ लेंथ डिफरेंस, कितना पाथ लेंथ, जैसे यहां पर हमने देखा कि कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, कितना पाथ लेंथ डिफरेंस होना चाहिए, वो तो हमने पहले देखा। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय x, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऊपर 2 पाई नीचे इंटू 5 इंटू 5। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। काफी बार हम इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ डिफरेंस ही बात करते हैं। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई। हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में फाई जो है अब 2n पाई के बराबर है, 2n पाई के बराबर। 2 पाई विल कैंसल आउट, तो पाथ डिफरेंस जो है दैट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। n जो है रिमेंबर इज 0, 1, 2, 3, 4। तो पाथ डिफरेंस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सो दो तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा? पहली बात कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पे होगा क्या? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कब ऐसा होगा? जब cos ऑफ फाइव +1 के बराबर होगा। कब वैसा होगा? जब फेज डिफरेंस फाइव जो होगा दैट इज एन इंटीजर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर डेल्टा एक्स इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दोनों साइड बाय साइड होंगे, ऐसा नहीं है कि एक होना चाहिए, दो में से एक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। तो आपके पास जिसकी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप कंसिडर कर लें। आपके पास अगर फेज डिफरेंस वाली इंफॉर्मेशन है तो वो कंसिडर कर लें, अगर पाथ डिफरेंस वाली इंफॉर्मेशन है तो वो कंसिडर कर लें। वो डायग्राम, जो क्वेश्चंस डायग्राम्स के साथ होते हैं उनमें ज्यादा ये यूज होता है, उनमें ज्यादा ये यूज होता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल एन टाइम्स लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। अब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? वो यहां पर तो हमने देखा कि कब मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड? जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, या जब पाथ डिफरेंस जो है दैट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब ये मैक्सिमम्स किसके बराबर होंगे? किसके बराबर होंगे? ए मैक्सिमम
इज इक्वल, रिमेंबर ए जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाई 1 के बराबर है। हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, कॉस ऑफ फाई 1 के बराबर है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा A मैक्स is equal to A1 plus A2, A1 plus A2. That means simple addition of two amplitudes, wave 1 amplitude plus wave 2 amplitude, A max के बराबर है। A1 amplitude 1 का amplitude plus 2 का amplitude maximum amplitude है। Okay, simple addition of the two amplitudes. अच्छा, ये इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी? I max। आई मैक्स, आई का जनरली हमने देख लिया, वो है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ I, तो अब 1 के बराबर है, तो ये सारा बच जाएगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई मैक्स इज इक्वल टू I1 को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, I1 वापस आ जाएगा। I2 को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ I2 लेकिन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो I2 वापस आ जाएगा। ये रहा ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, अंडर रूट को मैं अलग अलग दे रहा हूं, दे सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में दे सकते हैं, तो ये भी वैसे ही बन गया ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो वो होगा A प्लस बी होल स्क्वायर। सो आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। आई मैक्स इज इक्वल अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। सो दो सोर्सेज से जो वेव्स आ जाएंगे, सपोज लाइट आ रही है, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2। एक बल्ब आपने ऑन कर दिया, दूसरा बल्ब आपने ऑन कर दिया, तो इक्विडिस्टेंट अगर है वो पॉइंट जहां पर आप कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी सिंपली डबल हो जाएगी। लेकिन वो एवरेज होता है, एवरेज में डबल हो जाएगी, एवरेज में इट विल बी I1 प्लस I2, लेकिन मैक्सिमाज के टाइम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम इट्स अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है दैट इज A1 प्लस A2 मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज अब इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फेज डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इज A1 प्लस A2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A मिनिमम होना चाहिए और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो भी मिनिमम होगी। एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। कब मिनिमम होगा? कब मिनिमम होगा? जब कॉस ऑफ फाई मिनिमम होगा। कॉस ऑफ फाई का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। कॉस ऑफ फाई जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए। कब -1 के बराबर होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर होता है, तो यहां से यहां तक पाई एंगल है, पाई, फिर रोटेशन के बाद 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, odd multiple of pi I can write as 2n minus 1 times pi, where n goes from 1, 2, 3 and so on. अब यहां पर n 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 2n plus 1 लिखेंगे तो n 0 से स्टार्ट होगा, ओके, दोनों चीजें सही है, ओके।
सो फेज डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। पाथ डिफरेंस इज इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, 5 वो रहा 2n माइनस 1 इंटू पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो वहां पर कैंसिलेशन किस किस का होगा? पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट। तो पाथ लेंथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। सो इट्स एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, odd multiple of half wavelength, okay, odd multiple of half wavelength. So 1 into lambda by 2 आएगा, 3 into lambda by 2 आएगा, 5 into lambda by 2 आएगा, 7 into lambda by 2 आएगा, and so on. 1 by 2 is 0.5 lambda, 3 by 2 is 1.5 lambda, 5 by 2 is 2.5 lambda, 7 by 2 is 3.5 lambda. तो 0 लैम्डा जब है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, 0.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 1 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव, फिर से 1 लैम्डा यहां पर आएगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा यहां पर आएगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो 0 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 0.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 1 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 1.5 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 2 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 2.5 पे लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, 3.5 लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो जब पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस होगी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, या फिर अगर फेज डिफरेंस हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर होंगे? ओके, वो किसके बराबर होंगे? ए मिनिमम, remember under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of phi। अब cos of phi माइनस 1 के बराबर है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो a मिनिमम स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, इज सिंपली a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। तो दो एम्पलीट्यूड्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, वो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हुए, आइडेंटिकल हुए, तो यहां पर 0 एम्पलीट्यूड बच जाएगा। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0 देन। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है, जो मिनिमम इंटेंसिटी इस केस में, वो किसके बराबर होगी? यहां पर cos ऑफ phi जो है वो माइनस 1 के बराबर है। अब माइनस 1 तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो यहां पर देख लें i1 प्लस i2 माइनस ट्वाइस रूट ऑफ i1 i2 बच जाएगा। तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस यहां पर भी आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 होल स्क्वायर। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हुए, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हुए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0। दोनों एम्पलीट्यूड सेम हुए तो दोनों इंटेंसिटी सेम होंगी, दोनों इंटेंसिटी सेम होंगी तो ये 0 के बराबर बन जाएगा। वही मैंने बोला था कि साउंड प्लस साउंड विल गिव यू साइलेंस, लाइट प्लस लाइट विल गिव यू डार्कनेस, अगर कंडीशंस, प्रॉपर कंडीशंस फॉलो होंगी तो, अगर प्रॉपर कंडीशंस फॉलो होंगी तो। इज दैट फाइन? ओके, तो नोट कर लें, हमने पहले ही बात की थी कि पॉइंट P फिक्स कर दिया, पॉइंट P कोई पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, आपने दूसरा पॉइंट ले लिया उसे फिक्स कर दिया, आपने तीसरा पॉइंट ले लिया उसे फिक्स कर दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाई हमने देखा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। फाई अगर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पर कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वाली कंडीशन रह रही है तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस रहेगा। तो कंटिन्यूअसली या तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के केस में, या कंटिन्यूअसली मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के केस में। लेकिन अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हुए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हुए तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या जिनका इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा वो चेंज होता रहेगा, तो उस केस में फाई कंटिन्यूअसली चेंज होगा।
गिवन पॉइंट के लिए भी, पॉइंट अगर आपने फिक्स भी रखा है तब भी, क्योंकि सोर्स में ये चेंज हो रहा है, ये डिफरेंट है, इसके डिफरेंट होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, या ये डिफरेंट होगा तो उसके वजह से ये डिफरेंट बन जाएगा। सो सेम पॉइंट पे फाई जो होगा वो चेंज होता रहेगा। सेम पॉइंट पे अगर फाई चेंज होता रहेगा तो कभी कंस्ट्रक्टिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और कुछ देर के बाद डिस्ट्रक्टिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो यहां पर इंटेंसिटी जो है उस केस में कंटिन्यूअसली चेंज होगी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, और ये इतना रैपिडली होता है कि हम इसे देख नहीं पाएंगे, हम इसे परसीव नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में वी विल सी द एवरेज थिंग। दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस देंगे, कोहेरेंट सोर्सेज कंसिडर कर लेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज कंसिडर कर लेंगे जिसमें फाई जो है एक खास पॉइंट के लिए फिक्स हो जाएगा। वो कैसे फिक्स होगा? अगर लैम्डा फिक्स्ड है, अगर डेल्टा फाई फिक्स्ड है, ओके, तो वहां पर या तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंटिन्यूअसली अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम रही तो हम उसे देख पाएंगे, कंटिन्यूअसली अगर इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी तो हम उसे देख पाएंगे, हम उसे देख पाएंगे इन दैट केस। इज दैट फाइन? चले, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसी पे अब एक्सरसाइजेस कर लेंगे। रिमेंबर, कॉमन चीज है, साउंड वेव्स में भी यही है, और वेव ऑप्टिक जो 12th वाला पोर्शन है वहां पर भी यही है। तो जो हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे वो जनरल तीनों को कवर कर लेंगे, वेव्स को भी, वेव 1 को भी जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वेव 2 को भी जिसमें साउंड वेव्स हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स 12th वाले पोर्शन में। ओके, अल्लाह।